दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा रखते हुए कहा था कि इसमें पर्सनालिटी का काम आगे नहीं रहेगा, ब्यूरोक्रेट्स का काम आगे रहेगा और पर्सनालिटी पीछे। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये संभव नहीं है, पर्सनालिटी और काम दोनों एक साथ आ जाते हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें यंग IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह ने अपना डेब्यू किया है। आप अपनी जर्नी बताइए, ये वीडियो वायरल होने से पहले की क्या लाइफ रही और कैसे आपने IAS की तैयारी की? मेरी इस वीडियो को वायरल होने से पहले बहुत सिंपल लाइफ रही। अच्छा। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे ही पहली बार दिसंबर 2019 में आया हूँ। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले काम कर रहे थे विदाउट सोशल मीडिया। हाँ। तो कभी मेरा ऐसा शौक नहीं रहा फोटोग्राफ्स खिंचाने का, अपनी फोटोग्राफ्स पोस्ट करने का। और मेरे पास इनफैक्ट अभी मुझे कई लोग कहते हैं कि आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स डालो। हाँ। तो मैंने कोई कलेक्शन ही नहीं रखा क्योंकि मैं फोटोग्राफ्स खिंचाई ही नहीं मैंने कभी। तो वो एक थोड़ा चैलेंज भी है। अभी लोग जानना चाहते हैं कि आप पहले कैसे थे, क्या क्या किया आपने। तो वो फोटोग्राफ्स बहुत कम है मेरे पास, जो थोड़ी बहुत है वो मैं डालता रहता हूँ। अच्छा। और किस बैच के हैं उस? मैं 2011 बैच का हूँ। यूपी कार्डर है मेरा। और पहले मैं यूपी में पोस्टेड था और फिर अभी डेपुटेशन पे दिल्ली में हूँ। जी जी। तो आपने 2011 में IAS बनने से पहले जो आपने स्ट्रगल की, बहुत सारे युवाओं की वो स्ट्रगल होती है, क्या रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी ये इस गाने से काफ़ी इत्तेफाक रखती है। कैसे? और जैसा इसमें इस गाने में इस लड़के का दिल टूटता है। ओहो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ अच्छा। था। और जब ये ऐसा हुआ था तो मुझे लगा कि ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई है। और आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ज़िंदगी जीना ज़्यादा कठिन है, मौत ज़्यादा आसान है। आपको सुसाइडल टेंडेंसीज होने लगती हैं। आप एक ऐसे लूप में फंसते चले जाते हो कि आप हर दिन सुबह उठते हो और आप इतना लगता है कि कोई दिमाग को जकड़ लिया है, आप डिप्रेस हो जाते हो। आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, बार बार आपको सेम थॉट्स आते हैं। उन थॉट से बाहर निकलना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो ऐसा ही कुछ था मेरे साथ। और बट बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बाद मैं उससे बाहर निकल पाया। और तो उससे निकलने के लिए आपने IAS की तैयारी की? IAS तो मुझे बनना ही था, बट क्यों, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे नहीं, ऐसा नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड है इस वजह से बनना नहीं, था। अगर कोई इंटरेस्टिंग है तो हम जानना चाहेंगे। मेरे फादर भी पुलिस सर्विस से हैं, यूपी में पुलिस सर्विस से हैं। और वो चाहते थे कि मैं IAS बनूं। तो और उन्होंने मुझे बताया कि IAS में क्या काम होता है, क्या करना होता है। और मुझे बहुत पसंद आया। तो IAS मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। तो वो जो जर्नी थी, जो उस वक्त का टाइम था, वो बहुत मुश्किल से कटा जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकला जी। और मैंने फिर दृढ़ संकल्प किया कि मुझे सुबह शाम दिन रात IAS के बारे में ही सोचना है। और इसको अगर मैं क्रैक कर लूँगा तो शायद वही मेरी जीत है। हाँ। इस पूरी हार से निकलने की। बड़ी फिल्मी कहानी है ऐसी। अभी राजकुमार राव की एक फिल्म भी आई थी और उनका भी दिल टूटा था और उस दिल को जोड़ने के लिए उन्होंने IAS की तैयारी की और बन गए। हाँ, उनको तो किसी लड़की ने ताना मारा था कि भाई तुम ये नहीं हो सकते, बट मेरा तो बेवजह ही टूटा था। अच्छा। तो फिर आप अपनी जो आपकी पत्नी हैं, वाइफ हैं, उनसे कैसे मिले? क्योंकि पुराने इंटरव्यूज जब मैंने आपके बारे में खोजे तो पता चला कि वो 2009 में IPS उन्होंने क्लियर किया था और फिर इनकम टैक्स में आ गई थी। अच्छा। 2009 में। हाँ। और फिर 10 में उन्होंने IAS क्लियर किया। जी। आप उनके 1 साल बाद क्लियर कर पाए, क्या आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ताने वाला नहीं हुआ? नहीं, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। अच्छा। हमारे फैमिली फ्रेंड थी। और बट हम लोग ऐसा रिलेशनशिप में नहीं थे। ओके। और जानते तो थे हम एक दूसरे को। और उसके बाद जब मैं इस दौर से गुजर रहा था तो फिर वो दोबारा मुलाकात हुई और फिर उन्होंने क्लियर किया, बट हम लोगों ने इंडिविजुअली क्लियर किया। एज सच हमारा कुछ ये नहीं था। बाद में फिर हम लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ी जी। और बट आई एम थैंकफुल कि ये पूरा दौर गुजरा और इससे मैं बाहर निकल करके आया और बहुत बड़ी सीख मिली इससे जी। इससे मैं बहुत मजबूत हुआ हूँ। और वो एक कहावत है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यस।
तो वही मुझे लगता है मेरे ऊपर भी काफ़ी हद तक लागू होती है। जी, तो आपने जब तैयारी की और क्लियर किया, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी, और जब आप नौकरी में गए तो क्या मतलब सिमिलैरिटीज़ थी या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस थे इस आईएएस की जॉब में? जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग नौकरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अच्छा। आपको, बहुत कुछ करने को मिलता है। एक बहुत यंग एज में आपको अच्छी खासी जिम्मेदारी मिल जाती है, तो एज अ पर्सन आप बहुत इवॉल्व होते हो, आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, तो फिर आप जो भी कदम उठाते हो आप ये सोच के उठाते हो कि आपका एक स्टेप कई लोगों की जिंदगी अफेक्ट करता है, और सरकार का आप फेस होते हो, सरकार का चेहरा होते हो, हाँ। आप ही सरकार हो सबके लिए, तो आप जो भी करोगे उसका इम्प्रेशन जो भी सरकार, जिस भी सरकार में आप काम कर रहे हो उसके ऊपर पड़ता है। तो उस दायित्व के साथ आप जब काम करते हो तो आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो काम करते करते। आप अपना जो भी कहते हो, बोलते हो, जो भी आप जिस तरह से अपने आप को रखते हो, वो एक अलग अंदाज में ढल जाता है। एक क्यूरियोसिटी है, और मेरे ख्याल से ये मेरी नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है। सिंस आप 9 साल से इस सर्विस में हो, क्या कैसे काम करता है ये पॉलिटिकल प्रेशर ब्यूरोक्रेसी में? है भी या नहीं, सिर्फ ऐसे हवा बनाया हुआ है? नहीं, प्रेशर तो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, बहुत ढेर सारे प्रेशर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। सोसाइटी का प्रेशर है, आपकी खुद की गवर्नमेंट का प्रेशर है कि उनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, आपके जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनका प्रेशर है कि आप कुछ अच्छा करो। अच्छा। आप जब गए हो तो कुछ ऐसा रिमार्केबल करके आओ जो कि आज तक नहीं हुआ। हाँ। तो बहुत ढेर सारे प्रेशर हैं उसमें। सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर को सिंगल आउट करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और इस नौकरी की सबसे अच्छी बात भी यही है कि आप उस प्रेशर में परफॉर्म करते हो, और आप एक बेहतर इंसान बनते हो। प्रेशर में परफॉर्म करना आप सीखते हो, और प्रेशर तो दुनिया की आप किसी भी फील्ड में आप देख लो, अगर आप स्पोर्ट्स में देख लो तो जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेलने जाते हैं, हाँ। उनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है, उनके ऊपर तो पूरी देश की निगाहें टिकी होती है। बिल्कुल। आप स्पेशली क्रिकेटर्स, उनके ऊपर तो मैच हार गए तो लोग घर के बाहर धरने पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो जी। प्रेशर तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये नौकरी काफी हद तक आपको ये भी सिखाती है कि प्रेशर को आपको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो अच्छा है, इट इज ये खुशनसीबी है, ये मुझे भी इसमें काम करने का मौका मिल रहा है। जी। पॉलिटिकल प्रेशर की बात हुई तो एक किस्सा जो मतलब आपसे जुड़ा है और 2013 का है। आप मथुरा में एसडीएम के तौर पे पोस्टेड थे, और उस वक्त एक दलित टीचर के साथ दुर्व्यवहार का ऐसा कोई मामला आया था, और आपके बारे में हेडलाइंस छपी थी। आपकी वाइफ का नाम पहले था और आप उनके पति के तौर पे दिखाए जा रहे थे, तो कैसा लगता है एक ऐसी धाकड़ पत्नी के पति होकर? ये तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और जैसे राधा कृष्ण में राधा का नाम पहले आता है, सीताराम में सीता का नाम पहले आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें दुर्गा का नाम पहले आता है, अभिषेक का नाम बाद में आता है। जी। तो बहुत अच्छा है। वो जो किस्सा था उसमें आपको लेकर, आपकी पत्नी को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, और ये हेडलाइन नेशनल मीडिया ने काफ़ी दिन तक चलाई थी। उसमें आपका क्या पक्ष रहा? उस केस का आगे क्या हुआ फिर? वो केस तो सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ। और हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। इतनी यंग एज पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए तो फिर आपकी आगे का सफ़र जी आसान हो जाता है। तो अच्छा रहा, बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई उस दौरान, बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव्स को जानने समझने का मौका मिला। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। जी। आपकी जो पत्नी है दुर्गा शक्ति नागपाल, उनकी जब नोएडा में पोस्टिंग थी और जो माइनिंग को लेकर उन्होंने पूरा जो मुहिम चलाई, उससे सरकार नाराज़ हो गई, और ये केस भी काफ़ी दिन तक चला। उस वक्त ये जब ये चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर ही कहूँगी मैं इसे, तो क्या पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा होता है? मतलब कैसे इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें? आप कह रहे हैं कि सीखा, लेकिन सीखने से पहले काफ़ी कुछ जो मेंटल हेल्थ की बात की हमने, बहुत कुछ होता रहता है। थोड़ा सा हमें आप बताइए
एनेक्डोट्स की क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए हम सब इंसान ही हैं, तो अगर कुछ आपको प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करेगा ही। और इस तरह का ना कोई कैटेगरी नहीं होती कि ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे तो लगता है कि जो मैं यहाँ ब्लर्ड है वो लाइन तो है ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट भी करती है। मुझे लगता है कि जो मैं यहाँ हूँ मैं वही वहाँ पे हूँ, और मैं क्यों अपना अलग रूप बना करके वहाँ पे जाऊँ। अगर मैं अपने आप से कंफर्टेबल ही नहीं हूँ वहाँ पे जा करके, तो मैं क्यों ऐसा काम ही करूँ। हाँ। और अगर उस चीज़ को मैं ला करके घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर मैं उसको घर में क्यों लेकर के आऊँ। मतलब फिर मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ जिसमें मुझे दो अलग अलग रूप बना करके ज़िंदगी जीनी हो। तो मुझे तो लगता है कि मैं एक ही हूँ। मैं चाहे यहाँ रहूँगा, चाहे सर्विस में रहूँगा, चाहे मैं कभी कोई फिल्म में कोई अभिनय करूँगा, तो हर दिन एक ही रहूँगा मैं। बिल्कुल। जब नए जब आप निकलते हैं लबासना वाली उस एकेडमी से और आपकी पोस्टिंग होती है, तो एक फिल्मी सा दिमाग में ख्याल आता है कि आप लोग बड़ा जाके रेड मारते होंगे और एक आपके साथ काफिला चलता होगा, आप दफ्तर से निकले और लोगों के चालान काटे। क्या वो उस मोड में रहते हैं युवा IAS? जो क्या है कि हम तो सिर्फ अपना काम करते हैं और लोगों को अलग अलग तरीके से लोग उसको देखते हैं। अच्छा। तो जैसे एक किसी ने सुनाया था कोई किस्सा कि भाई कोई अगर आदमी डूब रहा है तो उसको लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। कोई तो सोच सकता है कि वो उसको अच्छा लग रहा है वहाँ पे तैर रहा है, कोई सोच सकता है कि वो आवाज़ लगा रहा है। तो ये तो सबका परसेप्शन है, और हम लोगों की ट्रेनिंग काम करने के लिए होती है, और जो भी हमें पैराफर्नेलिया मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आप अपना काम जो सरकार ने आपको दिया है, जो लोगों से आपकी अपेक्षा है, उस काम को अच्छे से कर सकें। अब उसको देखा कैसे जाता है वो सबकी अपनी स्वेच्छा है, हर आदमी लेकिन देखना अलग है। और होता कैसे है वो थोड़ा वो ग्लिम्स हमें बताइए कैसे होता। तो ये अच्छा खासा संघर्षपूर्ण काम है। आप IAS बनने के बाद भी? IAS बनने के बाद तो असली संघर्ष शुरू होता है। कैसे? IAS बनने के बाद जब आपको एक दिन आप कुछ भी नहीं होते और अगले दिन से आपको अचानक से सर कहने लगते हैं लोग, तो शुरू में तो बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में कि आप वाकई इतनी बड़ी अथॉरिटी पे बैठ गए हो। अच्छा। और फिर आपको डर लगता है कि यार कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि सरकार को खराब लगे, आपसे जुड़े हुए लोगों को खराब लगे, आपसे जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको ठेस पहुंचे। तो वो जो एक मॉरल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और आप इन जनरल भी ज़िंदगी में अगर कोई आदमी आपसे उम्मीद करता है तो आप कोशिश करते हो कि उसकी उम्मीद ना टूटे। तो वो उम्मीद ना टूटने देने का जो प्रेशर है वो बहुत अच्छा खासा रहता है। और उस प्रेशर को टैकल करना आपको अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, अपने आपको संयमित रखते हुए, वो बड़ी बात है। प्लस क्या होता है कि लोग आते हैं दूर दूर से अपना काम लेकर के, और आपसे तो शायद पहली बार मिल रहे हैं वो, बट आप हो सकता है सुबह से ऑफिस में बैठे और आप दिन में 200 लोगों से मिल चुके हो आप। तो वो जो 200वां आदमी आता है, आपको लगता है कि यार ये भी ऐसा काम लेकर के आया है जो काम पॉसिबल नहीं है। बट उस बेचारे को नहीं पता होता कि वो काम पॉसिबल नहीं है। वो सोचता है कि यार मेरा काम कैसे भी करके हो जाए। तो अगर आप उसको समझाते हो कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, तो वो नाराज हो जाता है। उसकी नाराजगी को आप कैसे, अपनी भाषा में आप उसकी नाराजगी से आप अफेक्ट ना होते हुए, अपना आप टेम्पर लूज ना करते हुए, अपने आप को उत्तेजित नहीं होते हुए, अनअफेक्टेड रहते हुए, आप उसको ये चीज़ कैसे समझा सकते हो कि भाई आपका ये काम इस तरह से नहीं हो सकता, और आप अपना दिमाग लगा करके उसकी जो इंटेंशन है उसको पूरा करने के लिए आप अपनी कोशिश कैसे कर सकते हो। उस पूरा प्रोसेस में अच्छा खासा इमोशनल बैलेंस चाहिए। तो वो इमोशनल बैलेंस लाना, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप ऐसे रिएक्टिव रहते हो, किसी ने कुछ कह दिया, अगर किसी ने तेज़ आवाज़ में बात कर ली तो भाई आप भी तेज़ आवाज़ में बात करते हो। बट वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक पद पे बैठे हो, एक जिम्मेदार जगह पे बैठे हो। तो वो जो चीज़ें हैं जो हम वहाँ सीखते हैं, वो धीरे धीरे फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी आती जाती हैं। जी, अभी हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जब आप SDM थे और जो आपकी वीडियो क्लिप्स न्यूज़ चैनल चला रहे थे, तो ऐसा मतलब ऐसी छवि बन रही थी कि आप में अकड़ है और आप एक अकड़ वाले एक ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन अभी आपकी इमेज कैसी हो गई, एक कूल ब्यूरोक्रेट की? सब लोग, मैं देख रही थी इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, सब लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि नो सम अमंग अस, ऐसा लगता है हम में से ही कोई है जो IAS भी है और गाने में भी आ गया। तो ये छवियों का खेल है। उस वक्त क्या बनी? पूरी जिंदगी छवियों का खेल है। और आप लोगों से मिलते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, और लोग अलग अलग तरह का परसेप्शन बनाते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब आपको लोग ऐसे परसीव कर रहे हैं कि मतलब
सर से ज़्यादा वो एक एक्टर के तौर पे ले रहे हैं। और फिर आप एक डिप्टी कमिश्नर हैं दिल्ली में, और हो सकता है कि इन पर्सन भी आपको बहुत सारे लोग मिलने आए, तो फिर जो आपको परसीव करते हैं हल्का एक, मुझे लगता है कि जैसे आपकी पोस्ट बड़ी गंभीर है, आप लोग हमेशा गंभीर रहते हैं, पॉलिसीज़ पर आप लोग चर्चा करते हैं, और एक इधर है वो एक लाइट दुनिया है जिसमें इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो फिर जब आपसे लोग मिलने आएंगे और आपको अगर हल्के में लेने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे डील करेंगे उनसे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इनफैक्ट लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं गंभीर और जिम्मेदार पोस्ट में। तो जी, अगर कोई बिल्कुल। पोस्ट जिम्मेदार है हाँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो गंभीर हो, बट दुनिया उसको ऐसे देखती है कि अगर ये जिम्मेदार पोस्ट है तो ये बहुत गंभीर होनी चाहिए, और आप तो गंभीर कहीं से नहीं लग रहे हमें। तो होना भी नहीं चाहिए। भाई हम खुशदिल इंसान हैं। हाँ। आप अगर आपसे मिल के कोई खुश होकर के ना जाए तो फिर फ़ायदा ही क्या मुलाकात का। जी। तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि कोई अगर मेरे पास आ रहा है हम्म। तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, और अगर प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं भी हो पा रही है तो कम से कम उसको खुश करके तो भेजूँ। अच्छा। वो जब मेरे कमरे से बाहर निकले तो मुस्कुराता हुआ निकले। अभिषेक पिछले साल तक क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बहुत फेमस था, और जो क्योंकि भारत बहुत बॉलीवुड ऑब्सेस्ड है, हम गानों, फिल्मों, डायलॉग्स में ज़िंदगी जीते हैं, और पुलिस वाले जो थे यूपी के हों, राजस्थान के हों, टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे। कोई सिंघम बनने की एक्टिंग करता था तो कोई हीरो, और बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए थे उस वक्त। हमने बहुत सारी स्टोरीज़ भी की थी, लेकिन आप IAS हैं और आपके पास शायद वो प्रिविलेज है कि आप फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पर भी वैसे वीडियो नहीं लगा सकते। क्या मतलब हम समझें, एक ऑडियंस के तौर पे हम कैसे देखें, ये प्रिविलेज का सवाल है या दोनों ये जो महकमे हैं उनका नेचर ऐसा है? आप क्या जैसे नेपोटिज्म तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन क्या आप ऐसी क्या खास बात है कि आपको अलाउ किया गया और उन सब लोगों को सस्पेंड किया गया? तरीका कैसे? हर एक काम करने का सरकार में एक तरीका होता है। तो आप अगर उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप के ऊपर कोई एक्शन अराइज ही नहीं होता है। अब जो उन लोगों ने किया, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सिंघम बनने की एक्टिंग नहीं कर रहे थे, सिंघम उनको बनने की एक्टिंग करता है, क्योंकि जो हीरोज़ होते हैं वो ये लोग होते हैं, और जो वहाँ पे जो दिखाए जाते हैं वो स्टार्स होते हैं, वो इन हीरो को कॉपी करते हैं। तो मैं कभी नहीं मानता कि आप इन लोगों को लेसर मॉडल समझो या इन लोगों को बोलो कि भाई ये उनकी कॉपी करते हैं। हाँ। ये कभी उनकी कॉपी नहीं करते, वो हमारी कॉपी करते हैं। अच्छा। तो वो हमारी कॉपी करके ठीक ठाक कॉपी करते भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब वो तो भाई हर एक आदमी की दक्षता है, कौन कितना कॉम्पिटेंट है उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जिसकी जितनी अकल होती है वो उस हिसाब से कॉपी करता है। तो ये जो भी जिसके भी खिलाफ जो एक्शन हो रहा है या जो नहीं हो रहा है, मुझे लगता है अगर आप हर एक चीज़ में एक तरीका निहित है, और किसी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हमें नहीं पता कि उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस रही हैं, क्या नहीं रही हैं, और मुझे पता भी नहीं कि उनके खिलाफ एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो आप मुझे बता रहे हैं। तो चूंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं उनके बारे में बोल नहीं सकता, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर एक चीज़ के लिए एक तरीका है। और चूंकि आप सरकार में हो तो सरकार नियम कानून से चलती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा दो लोगों को एक साथ में रखना, क्योंकि अगर आप नियम कानून नहीं फॉलो करोगे तो गवर्नेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि उनके सर्कमस्टेंसेस अलग थे और आपके अलग। सरकारी तंत्र है वो फाइलों पर चलता है, एक फाइल चलती है, एक महीने तक वो ऊपर वाले व्यक्ति तक पहुंचती है और फिर आपको परमिशन मिलती है। आपके इस नियम में कितनी फाइलें चली और आपको जाके परमिशन मिली, ये थोड़ा हमें बताइए। ये देखिए सब्जेक्टिव सवाल है, ये बोलने से, इसका जवाब देने से ना एक अलग तरह का परसेप्शन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि वैसा जाए कि फिर कंपैरिजन उठे कि किसी को कम टाइम में मिल रही है, किसी को ज़्यादा टाइम में मिल रही है। अच्छा, तो ये थी गंभीर बातें जो ब्यूरोक्रेट्स के काम करने के तरीके, उनकी पोस्ट, पॉलिटिकल प्रेशर, जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। लेकिन अब थोड़ी हम लाइट बातचीत करते हैं जो इनके बॉलीवुड में डेब्यू से जुड़ी हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी वाले पोस्ट से ये एंटरटेनमेंट में कैसे आपने आने का सोचा, क्या ख्याल था, क्या फिलॉसफी ने गाइड किया? फिलॉसफी तो हमेशा से मेरी वही रही है। अच्छा। कि आप समाज की सेवा करो, आप देश को आगे लेकर के जाओ, आप समाज की सोच को ऊपर लेकर के जाओ और अपने देश को नंबर 1 लेके जाओ पूरे विश्व में। और ये जो मैं कर रहा हूँ वो भी उसी फिलॉसफी का ही एक अगला हिस्सा है।
क्योंकि अगर मैं यही लाइन जो मैंने गाने में बोली है, अगर ये लाइन मैं अपने ऑफिस में बैठ के बोलता तो शायद 40-50 लोग 100 लोग सुनते ज़्यादा से ज़्यादा। बट क्या अगर लाइन बोल रहे हैं आप? जो मैं बोलता हूँ कि ये ज़िंदगी की कहानी अभी बाकी है। हाँ। जब ये लड़का टूट जाता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करता है, एक बार को सोचता है कि मैं किसी और की ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, बट उन सब चीज़ों को नहीं करके वो सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाऊँ। तो ये जो एक थॉट है, ये थॉट अगर मैं वैसे दूँ किसी को तो शायद 40-50 लोग सुनेंगे, बट अब अगर मैंने इसके माध्यम से दिया तो 3.5 करोड़ लोग सुन चुके हैं। जी, तो आप नज़र बनाकर रखे हुए हैं कि वीडियो को कितने लोगों ने देखा? मुझे लोग बताते रहते हैं कि खुद नहीं देखते? खुद भी देख लेते हैं कभी कभी। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं मैंने बनाया कि मैं नहीं देखूंगा। तो आपने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि अभी आप दिल्ली क्राइम्स पार्ट 2 एक आ रहा है नेटफ्लिक्स पर, और उसमें भी आप IAS का ही किरदार निभाने वाले हैं। तो क्या कुछ किरदार है और कैसे आप उस सीरीज़ का हिस्सा बने, क्योंकि आप तो दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर हैं और वहाँ बॉम्बे में कैसे आपके मतलब कनेक्शंस हुए? मैं एक सरकारी काम से बॉम्बे गया था लास्ट ईयर, और वहाँ मेरे एक मित्र हैं मुकेश छाबड़ा जी, जो इनकी सुशांत की पिक्चर आ रही है दिल बेचारा, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस इनवाइट किया लंच के लिए कि आप बॉम्बे में हो तो आप हमारे यहाँ आइए लंच करने। मैं उनके यहाँ लंच करने पहुँचा तो वहाँ पे दिल्ली क्राइम सीज़न 2 की ये नेटफ्लिक्स की टीम बैठी हुई थी, और मुकेश जी ने कहा कि जब तक खाना लग रहा है आप लोग थोड़ा इनको थोड़ा गाइड कर दो, इनको दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसी के दौरान उन लोगों ने बोला कि भाई हम एक IAS ऑफिसर का हमारे इसमें रोल है, और हमें ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज और ये सब, अगर ये एक्टिंग कर दें तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो आप ये इतनी सारी फिलोसफी हमें बता रहे हैं, ये कहाँ से, ये गाइडिंग लाइट कहाँ से आ रही है? किताबों से या फिर कहाँ से? ये तो ज़िंदगी का एक सफ़र है। आपको जो जो मिलता है, जैसे आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी, जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है, तो ऐसे ही हर कदम पे मतलब सीख रहे हैं आप? हर कदम पे हर आदमी सीखता है। हाँ। कभी रियलाइज करता है, कभी नहीं रियलाइज करता है। जी, सीखता तो है। तो फिर आपने क्या आगे सोचा? चलो ये जो वेब सीरीज़ है वो भी आ जाएगी और आप अपनी इस पोस्ट पे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, तो क्या हम मतलब आपको ये एक फिल्मी एक्टर के तौर पे ही आगे देखेंगे, या फिर आप कुछ और थ्रिल के लिए कुछ और करना चाहेंगे? क्या सिंगिंग या कोई और ऐसी हॉबी, पता चला आप फिर से वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पर? देखिए, वो तो वायरल होना या नहीं होना तो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा। वो तो लोगों के हाथ में है और नियति के हाथ में, नेचर के हाथ में है। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो वही करूँगा जो मेरा दिल करता है। और ये जो मुझे नहीं लगता कि ये ना ऐसे कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए कि अभी IAS हैं, आप एक्टर बन गए। ये जो काम है ये भी IAS का ही एक एक्सटेंशन है, IAS की पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है। क्या एक्टिंग? हाँ। अच्छा, आप इस आपकी मतलब IAS की उसमें काम आता है एक्टिंग वगैरह? IAS की उसमें नहीं काम आता, बट जो IAS का जो काम है उस काम को 100% आगे बढ़ाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर यही लाइन अगर मुझे लोगों को समझानी हो कि भाई आप डिप्रेस ना हो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका दिल टूटा है, कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको पुरानी थॉट्स उनको पकड़ के रखी हैं। अगर मैं ये किसी को बोलूँगा बैठ करके अपने ऑफिस में, बहुत कम लोग सुनेंगे, बट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, इस माध्यम से बोलता हूँ, तो जैसा मैंने आपको बताया 3.5 करोड़ लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पता नहीं कितने करोड़ लोग और देखें आगे। तो जितने लोग देखेंगे, अगर उनको ज़रा सा भी फ़ायदा हो सका जी, तो मुझे लगेगा कि भाई मेरा जो इतना मेहनत है इसमें जो मैंने की वो सफल हुई। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और द प्रिंट को Facebook, Twitter, Instagram पर लाइक करिए।